बताइए कहाँ तक आप पढ़ चुके हैं? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। चलो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हिस्टोग्राम सीख लिया था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ओजाई, फ्रीक्वेंसी कर्व, मीन मीडियन मोड, कोरिलेशन, स्कैटर डायग्राम, सब हो गया था ना ये? यस सर। चलो कोरिलेशन एक बार रिवाइज करा देंगे? कोरिलेशन रिवाइज करा देते हैं। कोरिलेशन, तो पहले क्या डेफिनेशन थी कोरिलेशन की? अगर if two variables are relative in such a way that change in a one variable the other variable also change, then the variables are said to be correlated। एक के चेंज होने से अगर दूसरा भी चेंज हो रहा है तो वेरिएबल्स हमारे क्या कहलाएंगे? कोरिलेटेड। आप बहुत सारे एग्जांपल आप जानते हैं अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में, इनकम, एक्सपेंडिचर, टेम्परेचर, सेल ऑफ आइसक्रीम, यूज ऑफ एसी, है ना, दे आर कोरिलेटेड। यहाँ पे भी डेफिनेशन है, when two variables are correlated in such a way that change in one value of one variable affects the value of other variable, then the variable are said to be correlated। तो इसके बाद इसके एग्जांपल देने हैं, ठीक है? टाइप ऑफ कोरिलेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सर ये हो गया सर। हाँ, ये जस्ट कह रहे हैं कि एक बार रिवाइज कर देंगे। ओके सर। अगर हमारे एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर एक के घटने से, यानी अगर सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो दे आर कॉल्ड द पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर मूवमेंट उनका अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो नेगेटिव कोरिलेशन। चलिए एग्जांपल बताओ फटाफट, जल्दी से एग्जांपल बताओ पॉजिटिव कोरिलेशन के और नेगेटिव के। इनकम बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, सेविंग्स बढ़ रही है। कौन से हुई? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव, इनकम बढ़ने से अगर साथ में बढ़ रहा है। चलो अब कोई नेगेटिव बता फटाफट जल्दी से। वेट बढ़ रहा है तो हेल्थ गिर रही है। वेट बढ़ रहा है तो हेल्थ डाउन होती है। वेरी गुड। चलिए तो नेगेटिव कोरिलेशन हो गई। अब कोरिलेशन को मेजर करने का सबसे मेथड, जो सबसे इजीएस्ट मेथड है, वो स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम क्या है? जब आप पढ़ चुके हैं आप जानते हैं कि कैसे हम डायग्राम बनाते हैं। तो स्कैटर डायग्राम इज ए टू वे डायग्राम कह लीजिए, या एक सिंपल डायग्राम जिसमें हम एक्स एक्स टू वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे देखिए कोरिलेशन अगर होगी तो वो वन वेरिएबल के बीच में जनरली नहीं होती। हम दो वेरिएबल लेंगे, जैसे हमने हाइट और वेट ले लिया, तो उनके बीच में अगर हम ग्राफ बनाएं तो जो वो ग्राफ बनेगा उसे कहेंगे हम स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम, स्कैटर्ड मतलब फैला हुआ, है ना। जनरली इसको लाइन से नहीं दिखाते हैं, हम बिना लाइन के दिखाते हैं, डॉट्स के थ्रू दिखाते हैं। तो एक्स, एक वेरिएबल को हम ले लेंगे एक्स एक्सिस पे, दूसरे को ले लेंगे वाई एक्सिस पे, और जो उनके पॉइंट्स होंगे डेटा कुछ होगा। डेटा कैसा होगा मैं चलिए देखते हैं डेटा किस तरह का होगा। तो मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है। एक्स मान लेते हैं उसकी एज है 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर। ये इसका मान लेते हैं वाई वेट है, वेट, ठीक है। तो क्या होगा, 2 ईयर में बच्चे का वेट मान लेते हैं कि वो है 5 kg। थर्ड ईयर में उसका, 3 ईयर में हो गया 4 kg, 4 में हो गया 6 kg। सॉरी वेट बढ़ क्यों रहा है भाई, 6 कर देते हैं, यहाँ पे करते हैं 8 kg हो गया, फिर 10 kg हो गया, फिर 10 kg रहा, फिर 11। फिर दो वेरिएबल हो गई, एक को हमने ले लिया एक्स एक्सिस पे और दूसरे को ले लिया वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे लिया 2, 3, 4, ऐसे ही वाई एक्सिस पे ले लिया। और 2 पे कितना है 5, तो ये 2 है, 1, 2, 3, 4, एक पॉइंट आ गया। ऐसे ही दूसरा पॉइंट, ऐसे ही तीसरा पॉइंट। तो इस तरह से जो ये बनेगा ग्राफ उसे कहेंगे आप स्कैटर डायग्राम। अब ये अलग अलग शेप का हो सकता है। तो अगर ऐसी शेप आ रही है जैसे यहाँ पे दिखा रहे ब्लू कलर के दिख रही है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स के बढ़ने से वाई भी देखो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, बॉटम से अगर टॉप की तरफ जा रहा है
और यहाँ देखो x हमने यहाँ तक कर लिया, ये पॉइंट यहाँ पे है, तो y का पॉइंट भी देखो ये कहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे x का पॉइंट x के पास में है सेंटर के, तो y का पॉइंट भी y के सेंटर में है, y के पास ही सेंटर से ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे ज्यादा दूर चला गया। तो अगर x के बढ़ने, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि x के बढ़ने से y भी बढ़ रहा है। पर अगर इसकी बात करें, यहाँ पे हमारा x के पास से हमने पॉइंट लिया और y का पॉइंट देखो कितना ऊंचे बन रहा है, और यहाँ पे x दूर चला गया तो y पास आ गया, तो ये अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब इसके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है, इसके बीच में पॉजिटिव। और यहाँ पे तो कोई पता ही नहीं चल रहा, यहाँ x पास था तो y भी पास है, यहाँ x दूर है जबकि y पास है, यहाँ x दूर है तो y भी दूर है, तो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इनके बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, और इसके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, इसके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। अब इसका भी अलग देखा गया कि भाई है तो ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव पर चल रही है, पर हाई और लो भी तो देखनी पड़ेगी। दो फ्रेंड्स हैं कि उनके बीच में रिलेशन मतलब वो मतलब बेस्ट फ्रेंड है या सिंपल फ्रेंड है, तो ऐसे ही यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कोरिलेशन उसके अंदर उनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है या वीक है। ठीक है, क्योंकि क्लास के तो सभी फ्रेंड्स होते हैं लगभग, पर किसी से अच्छी दोस्ती होती है आप लोगों की, किसी से कम होती है, तो ऐसे ही कोरिलेशन किसी से कम होगी, होगी तो पर कम होगी, किसी से बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो हम पिक्चर देख के भी आइडिया लगा सकते हैं। अगर सभी पॉइंट्स हमारे एक लाइन के आसपास आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि भाई इनके बीच में पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अगर पॉइंट कुछ ऐसे दूर दूर भी हो रहे हैं तो हम कहेंगे कोरिलेशन तो है पर बहुत अच्छी कोरिलेशन नहीं है, वीक कोरिलेशन। ठीक है, ऐसे नेगेटिव के बारे में। अच्छा, ये तो हो गया हमारा कोरिलेशन। अब इसको इरेज कर दें। तो आप जब आपसे कोरिलेशन कोई डिफाइन करने के लिए कहे तो बता दो, फिर एग्जांपल कोट करो, पॉजिटिव बताओ, निगेटिव बताओ, उसके बाद डायग्राम बना दो, स्कैटर डायग्राम बना दो, बता दो कि भैया यहाँ पे ये पॉजिटिव कोरिलेशन है या निगेटिव है, ये हाई है, ये वो है। कैसे होगा भाई ये साथ साफ, ऑप्शन होंगे ना, इरेज, यस। नेक्स्ट लेते हैं। अब इसको मेजर करने का क्या क्या मेथड है भाई, तो मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को लगा के हम वी कैन फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन। वो क्या फार्मूला है, वो फॉर्मूला देखिए, वो फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, आगे भी काम आएगा। आगे मतलब ये फॉर्मूला है, ये तो है जब जब हमारा मीन क्या है, वो व्हेन मीन इज इंटीजर, तो ये तो तब यूज करें जब मीन इंटीजर होगा, क्योंकि एक्स बार आ रहा है ना, तो अगर हम एक्स में से एक्स बार अगर पॉइंट वाला घटाएंगे, लेस करेंगे, तो हमारा आंसर भी पॉइंट में आएगा, और उसका फिर स्क्वायर भी करना पड़ेगा तो बड़ा टफ हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब हमारा जो मीन है वो इंटीजर होगा, व्हेन मीन इज इंटीजर, मीन इज इंटीजर। और अगर मीन इंटीजर नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी बाद में आएंगे। तो ये फॉर्मूला था हमारा, ये सिंपल फॉर्म वो था, तो फाइंड द कोरिलेशन। तो कोरिलेशन देखना था, हमने क्या किया भाई, पहले सबसे पहले मीन निकालो दोनों का। ठीक है, मीन निकाला इसका भी इसका भी, तो मीन निकाल के देखा तो इसका 40 आया। मीन मतलब सबको ऐड करा डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको सबको ऐड करा डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो भाई ये तो हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया दोनों इंटीजर। तो हम ऊपर वाला फार्मूला लगा सकते हैं। ऊपर वाला फार्मूला लगाना बहुत आसान है, याद भी करना बहुत आसान है। देखो ये ऊपर वाला याद रखो, करो ऊपर वाला है ना, इसमें y को फिर x रखो, तो y को x रखोगे क्या आएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार, तो क्या हो गया एक्स आई माइनस बार, इसका होल स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया। एक बार x को y रख दो तो ये आ गया। अब दो बार रखा है तो भाई स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा, तो इस पर लगा दो। तो ये सिंपल फार्मूला, इसको मल्टीप्लाई करके और सिग्मा को एडजस्टमेंट करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो आप दोनों फार्मूले आपको याद रखें, तो सिंपल। और कोरिलेशन की जो लिमिट्स हैं वो हमेशा -1 और +1 के बीच में आएगी। ठीक है, -1 और +1 के बीच। तो -1 तो ये अगर आपका आंसर इससे बाहर आ रहा है, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है जी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल, मतलब आप इसमें से कुछ भी लेस करो, कुछ भी ऐड करो, डिवाइड करो, कुछ भी करते रहो, कोरिलेशन के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर मैं इस पूरे डेटा में से 30 लेस कर देता ऊपर वाले में से,
और यहाँ पे मैं 60 लेस कर देता या 55 लेस कर देता और जो डेटा बन के आता तो उसका आंसर भी सेम होगा जो इसका होगा 0.269। ठीक है, तो कैसी कोरिलेशन है? अगर 0 के आसपास कोरिलेशन आ रही है तो वो वीक कोरिलेशन है, अगर 1 के आसपास आ रही है तो वो हाई कोरिलेशन है। तो यहाँ पे देखिए, आप मैंने ये क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए, तो यहाँ पे हाई कोरिलेशन आ रही है। रैंक कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन क्या है कि अगर डेटा, अगर हम एक कोरिलेशन तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि हम इसको नया नाम भी दिया है इन्होंने, एस एक्स वाई, इसको एस एक्स एक्स कहा, इसको एस वाई वाई कहा, यहाँ पे एक्स वाई कहा। तो वाई को एस रखोगे तो ये बन जाएगा, और एक्स को वाई रखोगे तो ये नीचे वाला बन जाएगा, फिर तो यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन को तो रहने दो, आप मत करो, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके कोर्स में इस तरह क्वेश्चन नहीं आते। कंसेप्ट ऑफ फोटो, तो अगर हमारा जो जो हमारी डेटा है, अगर बाय द वे वो न्यूमेरिकल ना होके वो हमारा क्या है, अ, मान लो ग्रेड है आपका, हमने 10-10 स्टूडेंट लिए, उनका हमने सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में ग्रेड पूछा क्या क्या है, मार्क्स नहीं पूछे, ग्रेड। ए है, ए प्लस है, बी है, बी प्लस है। तो हम अब उनके बीच में कोरिलेशन देखना चाह रहे थे कि मान लीजिए मैथ्स में आपका बीसीए 1 जो भी आपके कोर्स होंगे उनमें आपके मार्क्स पूछे, तो दो डेटा आ गया, यहाँ पे ए प्लस आया किसी का, किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है, तो इनके बीच में कोरिलेशन बताओ। अब डेटा न्यूमेरिकल तो है नहीं, अब डेटा न्यूमेरिकल नहीं होगा तो उनके बीच में कोरिलेशन कैसे निकालें, क्योंकि यहाँ तो हमें उनका माइनस भी करना है, सम भी करना है, तो सम तो तभी होगा जब न्यूमेरिकल होगा। तो उस केस में हम रैंक कोरिलेशन यूज करते हैं। तो रैंक कोरिलेशन में क्या करना है कि हम सबसे पहले डेटा को रैंक देते हैं। तो रैंक देने का तरीका क्या है? रैंक देने का तरीका वही है कि आप क्या करिए कि जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको 1, सबसे बड़ी वैल्यू को उन्होंने 1 रैंक दिया, और उसी तरह से आप देते चले जाइए। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन से 49, यहाँ पे 49 को 1 रैंक दे दिया, उससे छोटी वैल्यू को 45, उसको 2 दे दिया। इस तरह से एक्स को भी रैंक दे दी, वाई को भी रैंक दे दी। और जो इसका फार्मूला है वो बहुत सिंपल है, वो फार्मूला है 1 माइनस 6 समेशन डी आई स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब डी क्या है भाई? डी इज द डिफरेंस ऑफ रैंक्स। तो पहले रैंक दो और फिर उनका डिफरेंस निकालो, यहाँ पे दिया होगा। डी क्या है? रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई, और इसकी लिमिट भी -1 से +1 के बीच में। जनरली इसका आंसर भी जो ऊपर कर्ल पियर्सन ने फार्मूला दिया था वो उसके इक्वल आता है। तो आर एक्स निकाल लो, आर वाई निकाल लो। चलो भाई निकालते हैं आर एक्स आर वाई। तो यहाँ पे इन्होंने रैंक दे लिया, फिर डिफरेंस निकाल लिया डी, और क्या चाहिए हमें? 1 माइनस, हमारा जो फॉर्मूला है वो है 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। हमें क्या, एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसमें कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जर्वेशन है, तो एन की वैल्यू होगा 9, जो होगा 9 स्क्वायर। अब चाहिए समेशन डी स्क्वायर, तो डी निकाल लिया हमने डिफरेंस करके, और स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दिया, और फिर उसका सम कर दिया। तो 4, यहाँ पे -4 का भी 4, 1 का 1, 0 1 2 3, तो आ गया 12। तो 12 इंटू 6 अपॉन 9 इंटू 9 स्क्वायर माइनस 1, तो हमने किया तो हमारा कितना आ गया? 0.9। तो 0.9 क्या इंडिकेट कर रहा है? इनके बीच में हाई डिग्री की कोरिलेशन है। अगर बाय द वे रैंक आपको देगा फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। इस ऊपर वाले क्वेश्चन में रैंक ऑलरेडी दी है इसने, रैंक इन स्टैटिस्टिक दे दी, रैंक इन मैथमेटिक्स दे दी। अब तो बस सिंपल हमें डिफरेंस निकालना है और फिर डी डी स्क्वायर निकालना है, फार्मूले वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये भी हो जाएगा मेरे ख्याल से, कर लोगे भैया? तो इजी है। जनरली ये भी कम आता है आपके एग्जाम में, सिंपल कोरिलेशन के जो मेन फार्मूला है वही आता है, वो कर्ल पियर्सन वाला। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है आपका रिग्रेशन। रिग्रेशन का एक क्वेश्चन जनरली एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है, जो आपके 4 क्वेश्चन है 10 मार्क्स के, उसमें से एक क्वेश्चन रिग्रेशन का आता है। तो उसको कैसे करना है? यस, कंसेप्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन, मोस्ट यहाँ देखो इंपॉर्टेंट लिखा है, इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम में इसका क्वेश्चन आना ही आना है, बस आपने इसको याद कर लेना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर करके। ठीक है। अब भाई
ये तो पता चला कि इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप है, ठीक है। अब उसकी फॉर्म क्या है फ्रेंडशिप की, हमें ये देखना है। उनकी मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या है, ये देखना है, क्योंकि दो वेरिएबल है मेरा, वेट, और मैंने एज का बनाया था, और इधर मैंने बनाया था वेट का। अब ये मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स, और इसको मान लेते हैं वाई। चलिए मैं बताऊंगा एक्स किसको माना। अब ये मैंने एज थी 2 ईयर, 3 ईयर बच्चे की, 4 ईयर, 5 ईयर, 6। अब इनका वेट हमने मान लिया कि 4 ईयर, 2 ईयर्स में इसका वेट हो गया है 4 kg, 3 ईयर में इसका हो गया वेट 6 kg, फिर मान लेते हैं 7 kg हो गया, फिर मान लेते हैं 9 kg हो गया, और फिर 10 kg। तो ग्राफ बना के देखा तो दिखाई दिया कि पॉजिटिव है, कोरिलेशन निकाल के देखी तो हमने लगा कि भाई फाइंड 9 कोरिलेशन है। अगर कोरिलेशन उनके बीच में अच्छी है, तब उनके बीच में हम देखते हैं कि इनके बीच में रिलेशनशिप किस तरह की बनेगी। तो जनरली कोरिलेशन में तो डिपेंडेंट डिपेंडेंट दो वेरिएबल हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं होता। पर जब रिग्रेशन की बात करते हैं तो हमें वेरिएबल को कैटेगराइज करना होता है कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहेंगे, अगर एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड कर रहा है तो डिपेंडेंट है, और अगर डिपेंड नहीं कर रहा है तो वो हमारा इंडिपेंडेंट है। अगर एज की बात करें तो एज क्या किसी और पे डिपेंड कर रही है, वेट पे डिपेंड कर रही है एज? नो सर, तो एज तो हमारा हो गया कौन सा, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। अब वेट, क्या वेट एज पे डिपेंड कर रहा है? यस सर। यस कर रहा है ना। जैसे जैसे एज बढ़ रही है वेट भी हमारा बढ़ रहा है। तो वाई मेरा डिपेंडेंट हो गया। अब वाई, वाई को हम फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे ए प्लस बी। जनरली जो इनके बीच में रिलेशनशिप देखते हैं वो लीनियर देखते हैं। लीनियर तो जानते हैं आप लोग, लीनियर, पैराबोला, एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप, है ना। लीनियर रिलेशनशिप देता है, और लीनियर आपने पढ़ी होगी, लीनियर इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, या मैं कहूँ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। एक लीनियर रिलेशनशिप है, क्योंकि y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो मैंने y को उधर रख लिया और x को उधर रख लिया। तो x की वैल्यू को मैं अगर मैं पुटअप करता जाऊं और ए बी की मुझे पता हो, मान लीजिए मेरे पास इस तरह का डेट बन गया रिलेशनशिप, ए इज इक्वल टू 2 आ गया, बी इज इक्वल टू आ गया मेरा 1.5, और एक्स मेरा है, तो एक्स की वैल्यू मैं 2 रखूंगा तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी, 3 रखूंगा तो फिर वाई की वैल्यू निकल जाएगी। यानी विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप वी कैन प्रिडिक्ट वाई। मैं वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ अगर मुझे एक्स की वैल्यू को पता है। तो रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज फॉर प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन के लिए यूज कर दिया, फोरकास्टिंग अगर कह सकते हैं। फोरकास्टिंग वर्ड जनरली हम लोग टाइम टाइम सीरीज के लिए आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां यूज करते हैं। और वाई यहाँ पे रिग्रेशन के लिए हम प्रिडिक्शन यूज करते हैं। जैसे आप फोरकास्ट करते हो कि कल को वेदर कंडीशन क्या रहेगी, तो दिस इज डन थ्रू द रिग्रेशन, रिग्रेशन इक्वेशन। ऐसे एक रिलेशनशिप बना ली कि भाई कल का टेम्परेचर कितना रहेगा, तो टेम्परेचर हो गया मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब क्या क्या चीज उसको इफेक्ट कर रही है, आज का टेम्परेचर भी इफेक्ट करेगा, ह्यूमिडिटी कितनी है, ये सब चीजें जो अदर फैक्टर्स हैं जो यूज करते हैं ये लोग, उन सब के साथ हमने इनकी रिलेशनशिप बना ली। सबकी वैल्यू पुट अप करके अगले दिन का टेम्परेचर हमने फोरकास्ट कर दिया। जस्ट चलिए, तो फिर विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी कैन प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वाई। अब क्या रिग्रेशन है, कैसे है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले। तो अब इसका भी फॉर्मूला होगा। देखिए अगर हम रिग्रेशन की बात करें तो वी जस्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। भाई अगर हमें यहाँ पे ये तो जनरल इक्वेशन बना दी, सुन पा रहे हैं मुझे ना। हाँ, तो ये हमारी जनरल इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब ए की वैल्यू भी डेटा के अकॉर्डिंग निकालेंगे, बी की वैल्यू डेटा से निकालेंगे, तो हमारी फिर ये रिलेशनशिप बन जाएगी इस तरह की। अब ये रिलेशनशिप आते ही हम एक्स की वैल्यू पुट करके वाई की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये काम करना है। अब ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनके फॉर्मूले हैं। जैसे कोरिलेशन का आर, कोरिलेशन को हम इंडिकेट करते हैं आर से, तो आर का फॉर्मूला है, इसे बोलते हैं, इसका नाम क्या है, कोई बता सकता है क्या? मैं को मिटा एक रिवाइज कर देता हूँ फिर बता दिया। आज हम लैब भी करेंगे, थोड़ी सी करेंगे ना। चलो, तो ये इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो इसका नाम बता सकता है, ए का नाम क्या होगा यहाँ पे?
ए को कुछ बोलते हैं, इंटरसेप्ट, क्या बोलते हैं को? इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, और बी को स्लोप। स्लोप। तो ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। तो ये मेरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू, अरे सेंटर से ली गई तो कोई बात नहीं, सेंटर से भी जा सकती है। चलो मैं तुम्हें इरेज कर देता हूँ, सेंटर से नहीं लेते, अलग लेंगे। ये मेरी मान लो ये इस तरह से मेरी लाइन है, तो ये लाइन मेरी इक्वेशन दिखा रही है y इज इक्वल टू, तो ये तो मेरा ए हो गया और ये मेरा हो गया स्लोप। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी यूजिंग द डेटा। अब देखिए डेफिनेशन तो आपके यहाँ जनरली नहीं आती है, तो व्हाट इज रिग्रेशन, शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है, तो शॉर्ट नोट के लिए तो हमें फिर से करना पड़ेगा। तो क्या है रिग्रेशन, तो यह क्या बताया मैंने, रिग्रेशन क्या है? ये रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन analysis is a process of constructing the mathematical relationship between the independent and dependent variable. यानी कि correlation coefficient measure the strength of linear relationship and direction of the relationship whether it is positive or negative. correlation तो ये है कि ये जो बताती है कि कितने डिग्री की रिलेशनशिप है इनके बीच में, स्ट्रेंथ क्या है उसकी, और उसकी डायरेक्शन बताती है। जबकि रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए मैथमेटिकली मॉडल और फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट और डिटरमाइन वन वेरिएबल बाय अनदर वेरिएबल। क्या है ये? रिग्रेशन एनालिसिस प्रोसेस है जिसके द्वारा वी कंस्ट्रक्ट ए मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे और फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड प्रेडिक्टिव or determine one variable with the help of the another variable. In regression analysis, अब थोड़ा सा क्योंकि शॉर्ट नोट के हिसाब से मैंने बना रखा है, in regression analysis one variable is predicted by the another variable, the variable is predicted is called the dependent, जिसको हम predict करेंगे उसको बोलेंगे dependent variable and it is denoted by y. The predictor is called the independent variable, जिससे हम predict करेंगे उसे बोलेंगे independent variable और explanatory variable and is denoted by x. In simple regression only a straight line relationship between the two variables is examined. केवल इनके बीच में स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप होगी, लीनियर रिलेशनशिप होगी, वो एग्जामिन करेंगे। नो लीनियर रिलेशनशिप एंड रिग्रेशन मॉडल विद मोर देन टू इंडिपेंडेंट वन वेरिएबल कैन बी एक्सप्लोर्ड बाय द यूजिंग द मल्टीपल। और अगर बाय द वे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पे एक से ज्यादा हो, अब मान लो मैं कह रहा हूँ कि मुझे कल के टेम्परेचर की फोरकास्ट करनी है, तो उसके लिए खाली आज का टेम्परेचर थोड़ा ही, ह्यूमिडिटी कितनी है आज की वो भी है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे मोर देन वन भी हो सकते हैं और जनरली मोर देन वन ही होते हैं। तो उस केस में हम सिंपल, ये कहलाती है हमारी सिंपल रिग्रेशन, उस टाइम पे उसको कहेंगे मल्टीपल रिग्रेशन। ठीक है, आगे रिग्रेशन एनालिसिस स्टैटिस्टिकल टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। ये भी डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस इज a statistical technique which is used to investigate the relationship between two variables. For example, we might be interested in estimating the production of a crop for a particular amount of rainfall. आप एग्जाम्पल वो भी दे सकते हो, एज और वेट का भी दे सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप एग्जाम्पल चेंज कर सकते हो। चलो अब आया रिग्रेशन एनालिसिस, अब फिर डेफिनेशन आ रही है, मैंने इसलिए दो तीन लिखे जो आपको अच्छे लगे वो आप यूज कर सकते हो। Regression analysis is mathematical measure of average relationship between two or more variables. There are two variables. One is called the independent variable, and second called the dependent variable. The variable which is used for prediction is called the independent variable. It is known as regressor, predictor, or explanatory variable. बहुत सारे नाम हैं। और the variable whose value is predicted, जिसकी वैल्यू को हम predict करेंगे by the independent variable is called dependent variable, is also known as the regressed or explained variable. अब लाइन ऑफ रिग्रेशन क्या है भाई? लाइन ऑफ रिग्रेशन बनाएंगे y is equal to a plus bx. a is known as intercept और it is known as the slope. जो आपने बताया था वही मैंने लिखा है कि ये क्या है, इंटरसेप्ट है और ये स्लोप है रिग्रेशन लाइन का। अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे, तो इसका फार्मूला क्या है? b is equal to s x y upon a। ये तो पढ़ा है आपने, s x y तो पढ़ के आए ना, अभी वहां पढ़ा था, कहाँ पे? कोरिलेशन में। तो वही है, बस इसने y हटा दिया और y हटाने के बाद स्क्वायर रूट भी हटा दिया, तो बन गया मेरा b का फार्मूला। और सेम फार्मूला हमने जब ये, अगर ये तो मीन, अगर हमारा मीन हमारा इंटीजर है तब तो ये लगा देंगे, अगर मीन इंटीजर नहीं है फिर हम ये लगा देंगे। ठीक है, अब बी ए कैसे निकालेंगे? ए निकालेंगे हम y बार माइनस बी एक्स बार। तो मैं कुछ ऐसे दिखा दूं आपको कि ये मेरी रिलेशनशिप बन गई, इसका मीन ले लो रिलेशनशिप का, तो ए का तो मीन होगा नहीं, ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल का तो मीन निकालोगे, तो ये हो गया। अब मुझे इसकी ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी? y बार माइनस बी एक्स बार, तो ये वैल्यू हो गई फार्मूला। तो फार्मूला भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब डेटा से क्या क्या काम करना है भाई?
डेटा से सबसे पहले तो मीन ही निकाल के देखना पड़ेगा, जैसे हमने कोएफिशिएंट निकाला था एक्स बार वाई बार, अगर वो इंटीजर हो गए तो फिर आगे कहानी शुरू होगी, अगर इंटीजर नहीं है तो फिर हम इस वाले उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और ये कुछ बुक्स में इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको स्मॉल एक्स से इंडिकेट कर देते हैं एक्स माइनस एक्स बार को। अब मैंने जो तुम्हारी कॉपी इवेलुएट करी तो सबने क्या कर रखा, ये वाला फॉर्मूला लगाया है, ये वाला भाई। एक मिनट मैं इरेज कर दूं, शायद थोड़ा सा कंफ्यूज, कहीं बुक से पढ़ा होगा उन्होंने, मुझे तो पता नहीं कहाँ से पढ़ के लाए बच्चे। ये ऐसे ये फार्मूला लगाया उन्होंने बी निकालने का, समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर, ये बहुत बच्चों ने फार्मूला लगा रखा था। और एक्स जो हमारा है, एज को मैंने कहा था एक्स, वो ले लिया खाली, और वाई, वाई को लिया। पर ये एक्स स्मॉल एक्स जो है वो यहाँ पे किसी उसने नोटेशन चेंज किया है बुक में, इसने स्मॉल एक्स यहाँ पे क्या है, वो है कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार, इसको स्मॉल एक्स कहा है, और वाई को क्या कहा है, कैपिटल वाई माइनस वाई बार। यानी ये जो फार्मूला है, जो ये वाला फार्मूला है, इसको इसमें इसको एक्स रख दिया, इसको वाई रख दिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर। तब ये फार्मूला वो सिंपली एक्स से कराए, तो ये इसलिए मिस्टेक होगी, सारा गलत हो गया। तो हमें ये इसको याद रखने की बात क्या है, हम तो ये याद रखेंगे जो हमारे पास ओरिजिनल फॉर्मूला है ना, जिससे हम लोग कंफ्यूज ना हो। तो आप इसको याद करके बस, अब बाकी सब तो काम आप जानते ही हो, कोरिलेशन में भी आपने किया है कि हमें क्या करना है, हमें इन सब की वैल्यू निकाल। सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, ए ये रहा, बी ये रहा। तो देखा भाई, पहले मीन निकाल के देखो, ये तो पॉइंट में आ गया 66.6 और 68.4। अब मीन पॉइंट में आ गया तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे। अब हमें क्या चाहिए, मीन तो निकाल चुके, एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 1 2 3 4 5, ठीक है जी, एन तो हो गया। अब चाहिए एक्स इंटू वाई, तो एक्स की मल्टीप्लाई वाई से करो, एक्स इंटू वाई। अच्छा यहाँ पे एक्स किसको लेंगे, हाइट ऑफ फादर और हाइट ऑफ सन, कौन सा इंडिपेंडेंट होगा आपके हिसाब से, हाइट वेरी इंडिपेंडेंट होगा। हाइट ऑफ फादर इंडिपेंडेंट होगा, और हाइट ऑफ सन क्या होगा, फादर की हाइट पे डिपेंड करेगा। ओके, तो फिर आपने क्या करना है, एक्स को तो मान लिया हमने एक्स, इसको मान लिया वाई, और अब एक्स वाई निकालना है तो एक्स की मल्टीप्लाई वाई से कर दी, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, सब मल्टीप्लाई कर दी। फिर क्या चाहिए भैया, एक हमें एक्स बार चाहिए तो है हमारे पास, उसका स्क्वायर कर देंगे। एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी एक्स का भी आपने स्क्वायर करना पड़ेगा, ये कर दिया। टोटल चाहिए क्योंकि सम लगा हुआ है तो टोटल भी चाहिए, टोटल निकाल दिया, वैल्यू को टक करी तो आ गया 2.0। ये तो बी की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू क्या करनी है, वाई बार माइनस बी एक्स बार, निकाली, तो रिग्रेशन लाइन बन गई हमारी ये। अब क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये कह रहे हैं कि फाइंड रिलेशन लाइन, ठीक है जी निकल गई। कैलकुलेट द एस्टिमेटेड एवरेज हाइट ऑफ सन व्हेन द हाइट ऑफ फादर इज दिस। तो आपको कहीं पे ये भी लिखना पड़ेगा जो मैंने लिखा है, लेट द हाइट ऑफ फादर इज एक्स, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं बताओगे कि तुमने किसको इंडिपेंडेंट माना है तब तक गड़बड़ हो जाएगी। जनरली जिसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, अगर बाय द वे पता नहीं चल रहा कि कौन सा इंडिपेंडेंट है कौन सा डिपेंडेंट है, तो जिसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, हम उसको क्या ले लेते हैं, हम उसको ले लेंगे, क्या लेंगे, जिसकी हाइट को फाइंड आउट करना है, डिपेंडेंट सर, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट ले लेंगे, तो जब तो निकलेगी वैल्यू, ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे उसको, डिपेंडेंट। ओके, तो चलिए डिपेंडेंट ले लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या है, सन की हाइट को निकालना था तो ये डिपेंडेंट हो गया। और डिपेंडेंट होने के बाद अब क्या करना है, हमें हमें करना है वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू कहा से 68.5 है, फादर की हाइट इतनी हो, तो भाई आप बताओ सन की हाइट कितनी होगी, तो हम उस इक्वेशन में फंक्शन रिलेशनशिप आ गई हमारे पास, तो अब तो जिसकी चाहो उसकी निकलवा दो। तो एक्स वैल्यू यहाँ पे रखी, वाई वैल्यू आ गई। एस्टिमेट को हम कैप से इंडिकेट कर देते हैं, अगर आप या तो लिखा हो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई या कैप लगा दो, दोनों। तो ये है रिग्रेशन, सिंपल क्वेश्चन आता है, आप इसको आराम से कर सकते हो 10 नंबर का। स्कैटर डायग्राम भी पूछ सकता है इसमें भी कि यहाँ पहले स्कैटर डायग्राम बनाओ इसका, तो बना दो स्कैटर डायग्राम, तो आपने सीख ही लिया। अच्छा, ये सब। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी आया अभी, कभी आया था ये क्या है भाई, अब अच्छा ये बताओ, अब हमने ये कल का टेम्परेचर बता दिया मैंने कि भाई मेरे हिसाब से कल का टेम्परेचर होगा मिनिमम, मैक्सिमम, चलो मैक्सिमम ले लेते हैं 40, ठीक है, ये तो मैंने एस्टिमेट किया। अब ओरिजिनल कितना आया भाई, मान लेते हैं 41 आया ओरिजिनल, तो क्या हुआ, एरर है कि नहीं है, जी। एरर, तो एरर है, तो अब क्या करें भाई, एरर है तो हम एरर को फाइंड आउट करेंगे, तो एरर होगी ओरिजिनल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू। यही तो एरर भाई, एरर क्या है हमारे, तो 41 ही आनी चाहिए थी, जो एक्चुअल है वही तो आना चाहिए था, पर ये तो भाई थोड़ा सा कम आया है, तो मतलब
एरर क्या होगी, ओरिजिनल माइनस एस्टिमेटेड, तो कितने की एरर आई, 1। तो ये एरर निकाल सकते हैं इस तरह से। तो ये क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में एक बार आया था, यूजिंग द रिग्रेशन इक्वेशन, इक्वेशन इस बार इसने दे दी कि भाई y इज इक्वल टू 90 प्लस 50x, फिल अप द वैल्यू इन द टेबल बिलो, ये टेबल दी। तो ये तो x की वैल्यू और डेटा है, ये y का डेटा है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है y की। तो एक वैल्यू उसने दे दी, सेकंड निकालनी है, तो भाई x की वैल्यू रखते चले जाओ, y की वैल्यू तो निकलती चली जाएगी। x की वैल्यू रखो इस बार 1.28, तो अरे ये क्या हो गया? क्या इक्वेशन है, ये है ना, तो 90 प्लस 50 इंटू 1.28, 1.28, फिर सेकंड निकालनी है, 90 प्लस 50 इंटू वाई कितना है, एक्स कितना है 1.65, तो 1.6 वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से बाकी वैल्यू को निकाल। अब एरर कितनी हुई, तो इसमें से लेस कर दो, एरर आ गई, इसमें से लेस कर देंगे, एरर आ गई, इसमें से लेस, ये एरर बन गई। ये सब चीज दी हुई है, देखो जब भी क्वेश्चन नहीं हो बच्चों पे, क्योंकि पता ही नहीं था भाई एरर क्या है, अरे यहाँ पे वैल्यू कैसे निकालोगे एस्टिमेटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे आया। अच्छा ये यहाँ पे क्या है क्वेश्चन का सोल्यूशन, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही बार आया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन आया, मतलब वेरी 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 वेरी, जितने कहते हैं ना कि जब मैं पढ़ता था ऐसे लगा रहे थे ऐसे इन्फिनिटी तक, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये भी हमारा रिग्रेशन का क्वेश्चन है, ये भी क्या है देखिए, ए होजरी a hosiery mill wants to estimate how its monthly costs are related to its monthly output rate, कि भाई कोस्ट जो है वो आउटपुट रेट से किस तरह से रिलेटेड। फॉर दैट फर्म कलेक्टेड ए डेटा रिगार्डिंग इट्स कोस्ट एंड आउटपुट फॉर ए सैंपल ऑफ 9 मंथ, 9 मंथ्स में देखा कि हमारी कोस्ट कितनी लग रही थी और कितना आउटपुट आ रहा था। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आपने क्या किया, कोई सा भी वेरिएबल किधर भी ले लो। अभी इसने ये नहीं बताया एक्स कौन सा लेना है वाई कौन सा, पहले ये देखें एक्स कौन सा लेना है। कैलकुलेट द बेस्ट रिग्रेशन लाइन वेयर द मंथली आउटपुट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, मंथली आउटपुट को इसने डिपेंडेंट वेरिएबल लिया है, तो बन गया मेरा वाई और ये बन गया मेरा एक्स। ठीक है जी, अब एक्स को इधर ले लो और वाई को इधर ले लो और भाई डायग्राम बनाओ। तो वाई कितना, एक्स कितना है 2, तो 2 मान लेते हैं यहाँ पे, 3 मान लेते हैं यहाँ पे, 4, एक्स है 2 और ये 1, चलो यहाँ मान लेते हैं 1 पहला। फिर एक्स इज इक्वल टू है मेरा 3, ये 3 है, ये 1, 3 में कितना है 2, तो 2 मान लेते हैं यहाँ। तो इस तरह से इन्होंने रिग्रेशन लाइन बनाई, वो इसका डायग्राम बनाया, तो जनरली ऐसा बनेगा यहाँ पे कुछ इस तरह का। तो लगभग एक स्ट्रेट लाइन के उसमें आ रहा है, इसका मतलब इनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन तो होगी। बट चलो ठीक है, पूछ ही ना, अगर पूछेगा बता देंगे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन इंडिकेट कर रहा है। कैलकुलेट बेस्ट रिग्रेशन लाइन, बेस्ट रिग्रेशन लाइन जो हम निकालते हैं रिग्रेशन लाइन, वो बेस्ट रिग्रेशन लाइन बोलते हैं उसको, क्योंकि वो इस तरह से निकाली जाती है कि जो एरर है ना वो कम से कम हो, जो एरर है ना ये वो मिनिमम हो, इसलिए इसको बेस्ट बोलते हैं। तो ठीक है भाई, बेस्ट रिग्रेशन लाइन तो सब सेम है, वेयर द मंथली आउटपुट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल है और प्रोडक्शन कॉस्ट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको इंडिपेंडेंट मानो, इसको डिपेंडेंट मानो और क्वेश्चन को सीधा करते चले जाओ। तो ये बना रखा स्कैटर डायग्राम, और ये मैंने मान ली, बताना पड़ेगा, फिर आपने बताया कॉस्ट, तो इसे x मान लिया, इसको y मान लिया, तो इक्वेशन बन गई y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब a का फार्मूला लिखो, b का फार्मूला लिखो और जो जो चाहिए हमें वो निकाल दो। तो मंथली ये पॉइंट में आ गया। फिर हमने क्या किया, हमने वही फार्मूला लगा x इंटू वाई, ये तो ये याद कर लो। पर अगर वो याद करोगे तो उसमें मतलब जब मीन होता है ना, मीन अगर इंटीजर होता है तो बड़ा फटाफट हो जाता है क्वेश्चन उससे, इसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो ये निकाल लिया, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, वैल्यू पुटअप कर दी, आंसर आ गया। अब क्या कह रहा है भाई इसमें, बन गई रिग्रेशन लाइन भी। यूज द रिग्रेशन लाइन प्रिडिक्ट द फर्म मंथली कोस्ट, कोस्ट को प्रिडिक्ट करना है इफ दे डिसाइड प्रोड्यूस 4 टन पर मंथ। अब कोस्ट हमारी कैसी थी, कोस्ट तो इंडिपेंडेंट था और प्रोडक्शन था डिपेंडेंट, ये उल्टा पूछ बैठा। तो इस क्वेश्चन में यहाँ मिस्टेक है, और ये कोई नहीं चेक कर रहा मिस्टेक है नहीं, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में दे देते हैं। तो यहाँ उल्टा पूछ लिया इसने, इसने पूछ लिया कि भाई कोस्ट को आप वो करो एस्टिमेट, जबकि प्रोडक्शन 4 टन है, तो इसका मतलब हमें इसको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा इसको, वाई, और इसको मानना पड़ेगा एक्स। पर बीच वाले क्वेश्चन में इसने ये कहा था, तो पहले तो आप इसको करोगे और फिर उल्टा करके करोगे। ठीक है,
तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ गलत है, पर एग्जाम में तो आ रहा है तो हमें भाई करना ही पड़ेगा चाहे किसी हालत में करो। हम्म, चलो। तो अब इसमें क्या करना है, अगर आपको सेकंड पार्ट करना है तो सेकंड पार्ट में इसको मानना पड़ेगा, आपको क्या मानना पड़ेगा, इसको y मानना पड़ेगा, इसको x मानना पड़ेगा, और फिर फार्मूला लगा के दोबारा वो बनानी पड़ेगी रिग्रेशन लाइन, तब जाके आप कर पाओगे। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये आता है, ये भी बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। ये क्या है क्वेश्चन, रिग्रेशन लाइन। अब देखो क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, तो दो दो तरह की क्वेश्चंस हैं इसमें। एक तो डेटा दिया हुआ है, रिग्रेशन लाइन पूछ रहा है आपसे क्या होगा, और इस बार रिग्रेशन लाइन दी हुई है, बाकी चीजें पूछ रहा है। तो कैसे इस वाले सेकंड पार्ट को कैसे करना है और क्यों ये है, मैं बता। ये मेरा है एक्स वेरिएबल, ये मेरा है वाई वेरिएबल। मान लेते हैं फिलहाल ये एज था मेरी, और ये मेरा वेट। अब इस इक्वेशन में आपने y को डिपेंडेंट माना और एक रिलेशनशिप बना दी 2+1.5 इंटू एक्स की फॉर्म की रिलेशनशिप बना दी। तो अब हम इससे x की वैल्यू रख के y को निकाल सकते हैं। तो क्या हम इससे x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्या, इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। वाई दिया हो तो निकाल सकते हैं। y दिया हो तो निकाल सकते हो, पर जो वैल्यू आएगी वो बेस्ट नहीं होने की, निकल तो जाएगी पर वो बेस्ट नहीं होने की। वो बेस्ट क्यों नहीं होने की, क्योंकि जो ये इक्वेशन ड्राइव करी गई ना, फॉर्मूला बनाया इन्होंने, ये फॉर्मूला y की एरर को, जब हम y को फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी एरर को मिनिमाइज करके बनाया है। अब यहाँ फाइंड आउट करना है x, तो x की एरर तो मिनिमाइज करी नहीं हमने, तो इसलिए ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला हम निकाल तो सकते हैं पर वो वैल्यू बेस्ट नहीं आएगी, इसलिए हमें इसके लिए दूसरा फॉर्मूला चाहिएगा, x के लिए अलग और y के लिए अलग। तो अब इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसलिए रिग्रेशन की दो इक्वेशन होती हैं। अगर डेटा दिया हुआ तो एक एक इक्वेशन से ही, क्योंकि एक ही वो कहलाता है कि एक एक ही बनाओ, तो एक से बन जाता है। पर वैसे दो इक्वेशन होती है, एक होगी x को प्रिडिक्ट करने के लिए और दूसरी होगी y को प्रिडिक्ट करने के लिए। अब दो इक्वेशन होगी तो क्या बनेगी, एक तो बनेगी मेरी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इससे तो हम भैया y को निकाल सकते हैं, और एक x को निकालने के लिए चाहिएगी, उसको ले लेते हैं c प्लस बी एक्स बी वाई। इसको बोलते हैं y को निकाल रहे हैं तो y ऑन x, और दूसरी कहलाएगी x ऑन y। ठीक है जी, तो दो इक्वेशन होती है, एक y को निकालने के लिए और x को निकालने के लिए। आपस में इंटरचेंज करके ऐसे नहीं निकाल सकते भाई, ये y के लिए थी तो इससे x भी निकाल दोगे, आ तो जाएगा पर आंसर सही नहीं आएगा। तो दो इक्वेशन लाइन इक्वेशन होंगी। अब इनमें अब कैसे, अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को देखें तो कैसे पहचाने भाई कौन सी इक्वेशन है। इसने क्या दिया, रिग्रेशन लाइन ऑफ, अच्छा किसने लिख दिया यहाँ पे, यहाँ इसने रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x x ऑन y रेस्पेक्टिवली r, इसने तो लिख दिया, तो ये तो है y ऑन x और ये है x ऑन y। तो आप उसी फॉर्म में बना लो इसे जिस फॉर्म में थी है, मतलब y ऑन x तो ऐसे लिखते हैं a प्लस बी एक्स, और x ऑन लिखते हैं x के लिए, x को प्रिडिक्ट करना तो x को लेफ्ट साइड में रखो और y वाले को राइट साइड। तो चलो भाई इसे बनाओ, यहाँ पे खाली हमें y रखना है, बाकी सबको इधर। तो -3y इज इक्वल टू -8 और -2x। अब y को रखना है तो -3 से डिवाइड कर दो, तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया +8/3, माइनस माइनस हो गया +2/3x। तो ये तो बन गई मेरी y ऑन x सही फॉर्म। अब x ऑन y बनानी है, x ऑन y बनाओ, तो x को रखो यहाँ, बाकी को दूसरी तरफ। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, और फिर 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 और 5। ठीक है जी, इतना तो कर लोगे। अब क्या, अच्छा एक चीज पहले, चलो एक चीज छूट गई, मीन वैल्यू ऑफ एक्स वाई। आपको याद होगा अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट रहे हैं कि कोई भी इक्वेशन
अगर किसी पॉइंट से पास होती है तो उसको सेटिस्फाई करती है। अगर मान लो ये पॉइंट मैं कह दूं, ये पॉइंट है मेरा 2 3, तो अगर मैं 2 3 इस इक्वेशन में रख दूं जिसकी लाइन है, तो वो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो ऐसे ही जो रिग्रेशन लाइन है वो हमेशा मीन्स वैल्यू से पास होती है। अगर x का मीन 5 है, y का मीन 2 है, तो हमेशा 5 2 से पास होगी। तो अब क्योंकि ये मीन से पास होती है तो इसको सेटिस्फाई करेंगी। सेटिस्फाई का मतलब है कि हम x को तो रिप्लेस कर देंगे x बार से, और y को रिप्लेस कर देंगे y बार से। और अगर हम ऐसा कर देंगे, उन दोनों को सोल्व कर लेंगे इक्वेशन को, तो हम x बार y बार की वैल्यू को निकाल सकते हैं। पहले सबसे पहले यही सीख लो कि इसमें कुछ नहीं करना, ये तो आप मतलब सब कुछ भूल भी गए तब भी कर सकते हो। सिंस रिग्रेशन लाइन y on x, x on y passes through x bar y bar, so x by bar are in intersection point, thus to get the mean value of x bar y bar we solve simultaneous equation। तो x को तो रिप्लेस कर दिया x बार से, y को रिप्लेस कर दिया y बार से, दोनों इक्वेशन में, और दोनों को सोल्व कर लिया। ये तो आप जानते ही सोल्व करना, आपने 10th में पढ़ा होगा। तो भाई किसी एक कोएफिशिएंट को बराबर कर लो। तो क्या बराबर करना आसान है, y को बराबर करना आसान है y बार को, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 15x माइनस 3y, 18 हो गया। ये दोनों को हमने क्या करा, सब्ट्रैक्ट करके ऐड करके आपने x बार y बार की वैल्यू निकाली। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स वाई। अब कोरिलेशन तो निकाल लें भाई, पर कोरिलेशन तो तुमने दी नहीं, डेटा तो दे नहीं रखा इसने। कोरिलेशन का फार्मूला तुमने डेटा के साथ पढ़ा है कि भाई यहाँ पे ये था, तो आर का फार्मूला था समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, और भाई ये पढ़ा था हमने तो फॉर्मूला। अब डेटा तो दे नहीं रखा, तो कैसे निकालें। तो इसका मतलब क्या है कि इनमें भी कोई रिलेशनशिप होती है, कोरिलेशन में भी और रिग्रेशन में भी। तो वो क्या रिलेशनशिप है ये देखना पड़ेगा। तो देखिए अब हम वापस चलते हैं जो मैंने शुरू में किया था कि हम कैसे निकालेंगे। तो जो हमारा y ऑन x और x ऑन y का जो कोफिशिएंट है x के साथ मतलब ये मैंने बनाई y ऑन x a प्लस बी एक्स, और दूसरी बनाई x ऑन y b प्लस सॉरी c प्लस डी एक्स। तो जो ये डी वाई, ये जो b और d है ना, ये दीज आर कॉल्ड द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। जैसे आप कोरिलेशन कोफिशिएंट है, तो ये कहलाते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। और इनके बीच में और कोरिलेशन के बीच में एक रिलेशनशिप होती है, आर इज इक्वल, इनका नाम अब ए भी ना रखे, एक स्टैंडर्ड नाम दे दिया इन्हें हमने। इसको मान लो ए ही दे रहे हो आप, इसको कहा बी वाई एक्स। बी वाई एक्स क्यों इंडिकेट दिया इसका नाम, क्योंकि ये वाई ऑन एक्स है, तो वाई पहले लिया एक्स बाद में, और एक्स ऑन वाई में क्या करेंगे, ये x इज इक्वल टू सी प्लस, इसे लिखेंगे बी एक्स वाई वाई। यानी ये क्या हो गया, ये कोफिशिएंट है रिग्रेशन कोफिशिएंट y x ऑन y, और ये है y ऑन x। तो क्या रिलेशनशिप बनाई इन्होंने, इन्होंने कहा कि r इज इक्वल टू होगा भाई बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, और यहाँ पे प्लस माइनस साइन लगा दिया, ये रिलेशनशिप बनी। तो अब रिग्रेशन लाइन दी हुई थी, तो हम पहले इनकी वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आर की वैल्यू निकालेंगे। तो इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप जानते ही हो, इधर x का कोफिशिएंट है, इधर y का कोफिशिएंट है। तो वापस फिर हम अपनी इक्वेशन में चलते हैं और फिर इनकी वैल्यू निकालेंगे। और एक बात यहाँ प्लस माइनस जो लगाया है उसका एक रीजन है, ये कह रहा है कि तीनों के साइन बराबर होंगे। अगर तीनों पॉजिटिव हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों जो बैठे हैं एक्स वाई और वाई बी वाई एक्स, दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे। और भैया जो ये होंगे वही आर होगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव साइन ले लेंगे, और दोनों अंदर वाले निगेटिव हैं तो हम निगेटिव साइन ले लेंगे। ठीक है, तो चलो फिर वापस चलते हैं, इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं y ऑन x। तो y ऑन x को y इज इक्वल टू हमने ले लिया था -8, माइनस माइनस प्लस हो गया था 8/3, और यहाँ पे हो गया था मेरा 2/3x। तो यहाँ से क्या आया, ऑन कंपैरिजन b बाई एक्स इज इक्वल टू 2/3। चलो इस वैल्यू निकल गई, सेकंड से लेते हैं। सेकंड है मेरी x ऑन y, तो x को इधर रखेंगे, y को उधर, तो 6 माइनस वाई डिवाइड बाई 5, इसको 5 से डिवाइड कर दिया, इसको 5 से डिवाइड कर दिया, ये मेरा हो गया x। तो वैल्यू कितनी आ गई, ये प्लस हो जाएगा 1/5। तो b एक्स वाई मेरा हो गया 1/5। r निकालना, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो मेरा क्या होगा, r भी पॉजिटिव होगा। r निकालो भाई, 2/3 इंटू 1/5,
इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, आर की वैल्यू निकाल लोगे। आर की वैल्यू फिर प्लस माइनस मतलब 1 प्लस और -1 के बीच में रहेगी। अगर आर की वैल्यू ऑफ 1 से बड़ी आ गई, इसका मतलब हमने कहीं गलती कर दी। अभी बताऊंगा गलती कहाँ होगी। तो पहले हम इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये भैया कंपैरिजन कर लिया, तो ये 2/3 आ गया। सिमिलरली इसी कंपैरिजन करा, 1/5 आ गया। आर की वैल्यू ले ली हमने प्लस 3/3, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ गया। अब क्या है, अब हमें क्या पूछा है लास्ट जो सेम क्वेश्चन आता है, सेम डिक्टो सेम क्वेश्चन, बस यहाँ वैल्यू ये बदल जाती है बस, बाकी सब कुछ ये तीनों चीजें पूछेगा। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई फॉर गिवन वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू 5। अब स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन तो याद होगा सिग्मा, और सिग्मा का भी फार्मूला था वहां पे 1/n समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो भैया डेटा तो है नहीं, फार्मूला कहाँ से लगाएं? तो इसका मतलब इसके साथ भी कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगी इसकी। तो इसके साथ जो रिलेशनशिप है वो है p y x, जो है एक तो इक्वेशन से निकाल सकते हैं और एक हम इससे भी निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। तो बी वाई एक्स की वैल्यू होती है आर सिग्मा वाई, यानी जो पहले है वही ऊपर आएगा। अगर मैं कहूँ सिग्मा बी एक्स वाई की वैल्यू क्या होती है, इनकी टर्म्स में होती है आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। तो किसी भी एक इक्वेशन से आप निकाल सकते हो। आर की वैल्यू आपको पता चल गई, इसकी वैल्यू आपके पास है, और भाई एक्स वाले का भी आपके पास है, तो ये बचा, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। अच्छा, तो ये दे दिया भैया, ये आ गया, ये आर ले लिया, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल लो, फार्मूले वैल्यू तो पहले सिग्मा वेरिएंस दिया हुआ है, तो वेरिएंस तो 5 है, तो स्टैंडर्ड है सिग्मा एक्स कितना 2.4, वैल्यू पुट अप कर दो यार, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपने करना है। ये वाला बहुत रिग्रेशन लाइन हटा देते हैं, इसको जरूरत नहीं करने की। बहुत रिग्रेशन लाइन नहीं करनी, ये भी हटा देते हैं, ये करना है। हम्म? बहुत रिग्रेशन लाइन पूछी हुई है, बहुत रिग्रेशन लाइन, बहुत रिग्रेशन लाइन नहीं, ये नहीं करना। तो ये क्वेश्चन करना है। ये वाला क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत बार आया हुआ है। इसको मैं हटा रहा हूँ, फिर इसकी जरूरत नहीं करने की। ये वाला क्वेश्चन आप करना है। अब देखो यहाँ क्या किया जाए। In a partially destroyed laboratory record of an analysis of correlation data, the following results are available. वेरिएंस दिया हुआ एक्स का, रिग्रेशन इक्वेशन दी हुई है, फाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन, फाइंड मीन और वेरिएंस निकालना, तो मीन और वेरिएंस तो सिंपल निकलेगा, एक्स बार में एक्स बार वाई बार कर देंगे इसको भी, और दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आगे हमारा मीन और मीन आगे। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो कोएफिशिएंट कोरिलेशन के लिए चाहिए कि हमें कि कौन सी तो एक्स ऑन वाई है, कौन सी वाई ऑन एक्स है। अब ये यहाँ पे दे दिया है, अब कैसे पहचानोगे भाई? गलत हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। एक, कौन सी एक्स ऑन वाई है और कौन सी वाई ऑन एक्स है, बताओ भाई कौन सी होगी, आप बताओ, सोच के बताओ, तुक्का लगाओ। हम्म सेकंड वाले को क्या माने? वाई ऑन एक्स, चलो भाई इनकी बात मान लेते हैं। तो सेकंड वाले को मान लिया हमने वाई ऑन एक्स, चलो अब करो भाई वाई ऑन एक्स मान के इसको, तो वाई इज इक्वल टू निकाल लूं, वाई इज इक्वल टू हो गया, एक्स इक्वल टू होगा सर सेकंड वाली में। तो इसको क्या मान रहे हो आप, वाई ऑन एक्स मान रहे हो? एक्स ऑन वाई एक्स ऑन सेकंड वाई, वाली। चलो भाई ये एक्स ऑन वाई कह रहे हैं तो हम इसे
चलो पहले वाई ऑन एक्स मान के देख। चलो तो ये हो गया मेरा वाई ऑन एक्स मानेंगे तो 214 डिवाइड बाई, सॉरी, ये हो गया मेरा माइनस 40x। अब 18 से डिवाइड करना है तो -18, सॉरी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18। तो इससे कितना आ गया, बी वाई एक्स मेरा हो गया 40/18। चलो फर्स्ट वाले को माना आपने x1y, 8x इज इक्वल टू -66, और ये हो गया प्लस 10y, और हो गया x इज इक्वल टू हो गया आपका -66/8 प्लस 10/8 y। तो मेरा हो गया बी एक्स वाई मेरा हो गया भाई 10/8। अब आर निकालते हैं। आर बताएगा कि गलती हुई कि नहीं हुई। तो दोनों के साइन पॉजिटिव हैं, ठीक है भाई, ये तो बात। एक और भी इनमें वो है कि दोनों ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, अब पता चल जाएगा ग्रेटर देन 1 क्यों नहीं होंगे। 40/18 इंटू 10/8 कराओ भाई सॉल्यूशन इसका। तो भाई सॉल्यूशन करने पे कितना आएगा, ये हो गया 5, ये हो गया 4, और बताओ, ये हो गया 4 से काट लें 10, और फिर से काटा 5, ये हो गया 9। तो आ गया 25/9। 25/9 को डिवाइड करो, अरे तो बढ़िया हो गया। तो ये आ गया 5 और ये हो गया 3। तो वैल्यू क्या आ गई, 1.6। और आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू तो भाई -1 से +1 के बीच में होती है। ये तो 1 से बड़ी आ गई। इसका मतलब जो हमने एजम्पशन माना था गलत था, उल्टा कर लो इसको। ठीक है, जो आप पहले बता रहे थे, यानी फर्स्ट वाले को मान लेंगे हम, क्या मानेंगे फर्स्ट वाले को, वाई ऑन एक्स, और सेकंड वाले, और ये भी है कि क्योंकि अगर ये कब हुआ, जब दोनों 1 से बड़े थे तभी तो हुआ है प्रॉब्लम आई हमें। तो एक एक इसमें ये होता है कि दोनों 1 से बड़े नहीं हो सकते, ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट, या तो एक 1 से बड़ा होगा तो दूसरा 1 से छोटा होगा, दोनों छोटे तो हो सकते हैं पर दोनों 1 से बड़े नहीं होने के भाई। ठीक है, नहीं तो आर गड़बड़ा जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, हम देख के बता सकते हैं इक्वेशन को कौन सी एक्स ऑन वाई होगी और कौन सी वाई ऑन एक्स। जिसका कोफिशिएंट बड़ा होगा, जिसका कोफिशिएंट बड़ा होगा वो इक्वेशन वही होगी। यहाँ पे किसका कोफिशिएंट बड़ा है, वाई का। वाई का, तो ये होगी वाई ऑन एक्स। जनरली ये रूल भी चल जाता है। यहाँ पे किसका कोफिशिएंट बड़ा है, एक्स का, तो ये होगी एक्स ऑन वाई। ठीक है, अब तो कर लोगे इजीली, और सेम पहले की तरह से करना है। तो यहाँ बस ये था कि हमारा ये नहीं पता चल रहा था कौन सी एक्स ऑन वाई है कौन सी वाई ऑन एक्स। चलो अब लेते हैं नया, एक और पढ़ा दूं, टाइम सीरीज। ये भी भैया 5 नंबर का तो थ्योरी 101% एग्जाम में आनी आनी है, या 5 नंबर का क्वेश्चन 101% एग्जाम में रखा मिलेगा। ठीक है, तो दो चीजें अभी आज ऐसी होगी कि 15 नंबर तुम्हारे आई जाएंगे अगर पूरा अच्छे से कराएंगे। 15 नंबर का मतलब है पास होने का काम हो गया, 3 नंबर और चाहिए बस। चलो, फोरकास्टिंग एंड टाइम सीरीज। फोरकास्टिंग तो बड़ा भी सुन के आए हम, अभी तो पढ़ा था फोरकास्टिंग। तो फोरकास्टिंग क्या है, इज ए प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर कंडीशंस बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ डेटा रिसीव्ड ओवर ए पीरियड। कि हमें अगर पुराना डेटा दे दो तो हम उसके बेस पे फ्यूचर को बता सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द फोरकास्टिंग। तो हम क्या करते हैं, जब हम फोरकास्ट करते हैं तो हम पुराना डेटा देखते हैं कि भाई जो, मान लो मुझे कल के टेम्परेचर के लिए फोरकास्ट करना है तो पुराने डेटा की मैं स्टडी करूंगा, उसके बेस पे मैं कल बता दूंगा कल का टेम्परेचर कितना रहेगा। तो इट इज कॉल्ड द फोरकास्ट। अब टाइम सीरीज क्या है, जैसे नाम लिखा टाइम सीरीज। तो कोई भी डेटा अगर हम टाइम के रेफरेंस में कैलकुलेट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड द टाइम सीरीज। अगर मैं ये नोट कर रहा हूं कि आज टेम्परेचर, मैं डे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे टेम्परेचर नोट करता जा रहा हूँ, तो मंडे ट्यूसडे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो ये डेटा बन के आएगा इट इज कॉल्ड द टाइम सीरीज डेटा। मैं देख रहा हूँ कि भाई हमारा पर डे कितना प्रोडक्शन हो रहा है फैक्ट्री में, तो पर डे 1 जून को कितना हुआ, 2 थर्ड थर्ड ऐसे, तो इट इज टाइम सीरीज डेटा। मैं देख रहा हूँ ट्रैफिक पर आवर कितना चल रहा है रोड पे, सुबह मॉर्निंग से 6 AM
7 AM 8 AM इस तरह से मेजर कर रहा हूँ ट्रैफिक को कि ट्रैफिक की डेंसिटी कितनी है, तो क्या होगा, इट इज ए टाइम सीरीज डेटा। तो कोई भी डेटा जिसको हम टाइमली मेजर करते हैं इट इज कॉल्ड द, या टाइमली हम उसे नोट करते हैं इट इज कॉल्ड द टाइम सीरीज डेटा। अब क्योंकि शॉर्ट नोट है तो भाई थोड़ा थोड़ा तो हम इसमें अच्छे से लिख के आएंगे जब नंबर पूरा देगा टीचर। चलो, a time series is a set of observation taken at a specified times values at equal interval। जनरली जो हम टाइम सीरीज डेटा कलेक्ट करते हैं वो इक्वल इंटरवल पे करते हैं, जैसे आज किया, कल किया, परसों किया, तो 24 घंटे का अंतर हो रहा है। अदर वर्ड, दो तीन डेफिनेशन है जो तुम्हें अच्छी लगी वो लिखना। A series of observation recorded over time is known as a time series। तो मुझे तो ये अच्छी लगती है। A series of observation, या जो मैंने बताई थी, a data which is collected with the reference of time is called the time series data। In other words, data of any characteristic collected with respect to time is called time series। ये मैंने बोल्ड इसलिए किया हुआ है। ये क्या है, कोई भी डेटा किसी भी कैरेक्टरिस्टिक का हो, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉपुलेशन से रिलेटेड हो, अगर हम उसे टाइम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे या मेजर करेंगे उस कॉल्ड द टाइम सीरीज। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल तो मैंने आपको गिनाई दिए हैं, आप कोई भी एग्जांपल यहाँ पे कोट कराना। चलो, अब टाइम सीरीज के कुछ कंपोनेंट होते हैं। टाइम सीरीज हैज द 4 कंपोनेंट। These characteristics movement of a characteristic may be classified। ये तो कहानी, देखो जो ये लिखा है सब याद नहीं करना आपने, जो आपको बहुत टिपिकल लग रहा है उसको छोड़ सकते हो, चीजें को अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, ठीक है। These characteristics of movement of a time series may be classified in, छोड़ो, बस यहाँ लिखते हैं time series has the 4 component। ये तो बता देते हैं, जरूरत नहीं है इसकी। In a long time series generally we have the following 4 component। long मतलब क्या, ऐसा नहीं भाई तुमने आज सुबह से टेम्परेचर शुरू करा, 6 7 8 9 10 खत्म, शाम तक खत्म कर दे, डेटा आ गया टाइम सीरीज, तो उसमें चारों कंपोनेंट नहीं मिलने के। कह रहे कि भाई आप अगर 1 साल 2 साल का 3 साल 4 5 साल का डेटा हो तो उसमें 4 कंपोनेंट आपको मिलेंगे। पहला है ट्रेंड, दूसरा है सीजनल कंपोनेंट, तीसरा है साइक्लिक कंपोनेंट, और इरेगुलर और रैंडम कंपोनेंट। ये टाइम सीरीज बनाई, ये एक फ्लो चार्ट बनाए, क्योंकि जनरली ये कहा जाता है कि पिक्चर ज्यादा याद रहती है वर्ड से या डेटा से। तो यहाँ एक पिक्चर जिससे आप याद कर सको भाई एक टाइम सीरीज तो 4 कंपोनेंट ऐसे बनाया हो, तो थोड़ा सा अगर हम कि डिफरेंट चलेंगे स्टूडेंट से, अदर स्टूडेंट से, तभी तो नंबर देगा टीचर। अगर सेम ही लिखा होगा तो कहाँ, वो तो सेम देख चुका पहले, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा डाल दोगे तो 1 नंबर बढ़ गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये मैंने एक चार्ट बना दिया। चलो, अब बताते हैं धीरे धीरे क्या है ट्रेंड और क्या है सीजनल। तो ट्रेंड वर्ड तो आप सुनते हो कहीं ना कहीं, बताओ कहाँ सुनते Fashion industry mostly. हो? Fashion industries. फैशन इंडस्ट्रीज में सुना, बिल्कुल सही सही जवाब है। तो ट्रेंड, वहां ट्रेंड का क्या मतलब है कि जैसा सब लोग कर रहे हैं, है ना, कि भाई आज पहले तो बहुत चलता था कि सलमान खान का कटिंग कटिंग सलमान खान जो पिक्चर में कटिंग करके आता था उसी तरह के कटिंग शुरू आते थे, हेयर कट, है ना, ऐसे ही। तो ये सब ट्रेंड चलता है। तो जनरली लेडीज में ज्यादा पाया जाता है ना, जेंट्स तो फिर भी, जेंट्स में भी है, जैसे हेयर कट का अलग स्टाइल चल रहा है, पहले अलग स्टाइल चलता था, कपड़े पहनने का स्टाइल आज के टाइम में अलग है। तो ट्रेंड, यस क्या बताते हैं आप? तो ट्रेंड क्या है, ये जनरली बताता है कि भाई ओवरऑल बताओ डेटा क्या कर रहा है, डेटा बढ़ रहा है घट रहा है क्या कर रहा है ओवरऑल। बीच में मान लो मेरा प्रोडक्शन का डेटा था, मैंने आज मेजर करा, कल मेजर करा, परसों परसों मैं 10 साल का मेजर कर दिया मैंने पर डे करके, तो उसे ये नहीं कि भाई एक दिन में बढ़ा घटा उससे कोई मतलब नहीं, ओवरऑल बताओ आज कितना है 10 साल बाद कितना। तो अगर, तो ट्रेंड क्या बताता है, जनरल टेंडेंसी ऑफ द डेटा, जनरल टेंडेंसी की बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो ये बताता है ट्रेंड। अब जनरल टेंडेंसी ऑफ डेटा, अब बताओ आपने कौन सा ऐसा डेटा है जो इंक्रीज कर रहा है और कौन सा डेटा जो डिक्रीज कर रहा है डेली लाइफ। टाइम सीरीज पता है ना कौन सा होता है। पेट्रोल का प्राइस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। चलिए वेरी गुड, और बताओ। सर डेटा सोशल मीडिया पे इंक्रीज करा है डे बाय डे। डे बाय डे सोशल मीडिया पे डेटा बढ़ता जा रहा है।
लोग हाँ सोशल मीडिया से ज्यादा जुड़ रहे हैं। हाँ आरबीआई का लोन का रेट। तो एक आपने आज जो एग्जाम्पल है बिल्कुल करंट एग्जाम्पल बताया, बढ़िया, बिल्कुल मस्त एग्जाम्पल है ना। यस नहीं तो हम लोग देते हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये सब तो बहुत पुराने डेटा, पुराने हो गए हैं। तो आज बिल्कुल आपने करंट बताया कि पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है और सोशल मीडिया पे लोड बढ़, लोग कंप्यूटर का यूज, मोबाइल का यूज ज्यादा कर रहे हैं, ये भी पुराना एग्जाम्पल हो गया। अब इसको यस पढ़ते हैं, ये तो जनरल समझ लिया आपने। तो द जनरल टेंडेंसी ऑफ वैल्यू ऑफ द डेटा टू इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखो ये वर्ड भी ध्यान रखना है कि हमें छोटे पीरियड में नहीं देखना, लंबे पीरियड पे देखना है कि भाई जनरल टेंडेंसी क्या रही कि डेटा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इज कॉल्ड ट्रेंड। समटाइम सीरीज शो एन अपवर्ड ट्रेंड, बढ़ रहा है भाई ऊपर की तरफ, वाइल समटाइम्स शो एज डाउनवर्ड ट्रेंड। अब इसके एग्जांपल, अब क्योंकि मैंने कहा ना कि थ्योरी है, तो थ्योरी को थोड़ा बहुत तो भाई बढ़ा के खींच के लिखना ही होगा। खाली आप लिखा है कि ट्रेंड क्या है, बढ़ रहा है घट रहा है बस, तो थोड़ा बढ़ा के लिखना होगा, एग्जाम्पल कोट करने चाहिए। तो एग्जाम्पल भी दिए मैंने, फॉर एग्जाम्पल अपवर्ड ट्रेंड हैज सीन द डेटा पॉपुलेशन। अब आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, समझ गए ना। नंबर ऑफ पैसेंजर इन मेट्रो। डाउनवर्ड ट्रेंड कहाँ मिल रहा है, वो भी आप कहाँ है डाउनवर्ड। तो हाँ आपने तो इंक्रीज वाले बताए, डाउनवर्ड बताओ कहाँ है। यूज ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर। यूज ए, यूज ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर एज अ ब्राउजर। हाँ एज ए ब्राउजर, बिल्कुल। और मैं कहूँ फेस टू फेस, शेयर मार्केट का एग्जांपल दे रहे हैं। फेस टू फेस शेयर मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, तो फेस टू फेस, फेस टू फेस आजकल अगर मैं देखूं फेस टू फेस कम पढ़ रहे हैं लोग, ऑनलाइन ज्यादा चल रहा है। तो ये हो गया मेरा डाउनवर्ड। और पुराने वाले तो बहुत है भाई, डेथ रेट घट रहा है ना, हाइट ऑफ पर्सन घट रही है ना, और क्या है, सर एज, डेथ ऑफ एज कम हो हाँ गई है। कम हो रही है। एक मिनट फोन सुन लो जरा। तो डाउनवर्ड बता दिया। टाइम सीरीज में शॉर्ट ए लीनियर और नॉन लीनियर भी हो सकता है। इसका जो टाइम सीरीज का डेटा है वो सिंपल ऐसे बढ़ सकता है भाई, और नॉन लीनियर मतलब कि वो कर्वी शेप का भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये कहा कि दोनों तरह का पॉसिबल है, पर जनरली हम लोग लीनियर ट्रेंड को पढ़ते हैं। ये दिखा दिया, अब इस एग्जांपल बता दिया इस तरह से। तो वैसे तो अप डाउन तो चल रहा है, पर ओवरऑल तो बढ़ रहा है ना। ऐसे ही यहाँ पे अप डाउन चल रहा है पर ओवरऑल बढ़ रहा है। और यहाँ पे क्या रहा है कि भाई तो बस ओवरऑल क्या है, ओवरऑल तो सेम ही है, थोड़ा बहुत बीच में फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो इट इज ए नो ट्रेंड। तो ये एग्जांपल, दो तीन पिक्चर बनाया हो, एक लीनियर की बना दो, एक कर्वी की बना सकते हो। अब आ गया इसके बारे में लिख दी तीन चार लाइनें। अब लिखते हैं हम सीजनल कंपोनेंट। अब सीजन की वजह से भी तो वेरिएशन होता है टाइम सीरीज में। जैसे आपने बताया कि भाई फैशन बदल गया, फैशन बदलते क्या होगा, सेल डाउन हो गई, तो सीजन की वजह से भी, या जो ह्यूमन बींग्स है उसके कस्टम, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग भी टाइम सीरीज में फर्क पड़ता है। या वेदर, दो तरह से इसको भी अलग अलग कर दिया। एक तो नेचुरल फोर्सेस और एक जो है हमारा मेन मेड, जो हमने अपने कस्टम बना लिए कि भाई पहले तो, अब तो खैर कोई चीजें रही नहीं, पर पहले तो जब हमसे भी पहले शायद हमारे फादर बताते थे कि भाई कपड़े जब सिलते थे, जब दीपावली हुई, ईद हुई, तब कपड़े सिलते थे लोगों के, नहीं तो सेम वही कपड़े चलते रहते पूरे साल। तो उस सीजन पे क्या हुआ कि कपड़े सब लोग सिलाते थे, दिवाली पे सिलाए, तो क्या हुआ कि उस टाइम पे उसकी सेल बढ़ गई। तो वो क्या हुआ, वो तो हमने कस्टम बना लिया कि भाई हम दिवाली पे कपड़े सिलाएंगे। या फिर ये तो हुआ कि ह्यूमन बींग्स ने, हमने जो कस्टम बनाया, या बुक्स का था, पहले तो जुलाई में एडमिशन होते थे, सीधा जुलाई में फिर लोग बुक परचेज करते थे, पूरे साल पढ़ते थे बुक्स को। तो क्या होता था कि जो बुक्स की सेल है वो जुलाई में बढ़ जाती थी, बाकी टाइम कम रहती थी। दूसरा है कि सीजन, अब सीजन जैसे हमारा इंडिया में तो बहुत तरह, चार तरह के सीजन है, गर्मी सर्दी, है ना। तो अब जैसे अब गर्मी चल रही है तो वुलन तो बिल्कुल बंद पड़ा है, वुलन कोई नहीं खरीद रहा। जो हिल स्टेशन पे होंगे वो वुलन खरीद रहे हैं थोड़ा बहुत। तो क्या होगा कि सीजन जो हमारे सीजन है उसकी वजह से भी हमारा क्या होगा, फर्क होगा। पर जनरली सीजन हम मानते हैं कि वन ईयर में सारे सीजन आ जाते हैं, तो इसका जो पीरियड होगा वो वन ईयर होगा, जबकि ट्रेंड जो है वो हम एक लॉन्ग पीरियड पे देखते हैं। अब इसको पढ़ लेते हैं। The variation in the value of the data occur at a regular and periodic manner within 1 year is called seasonal variation। जो क्या कह रहा है कि एक रेगुलर इंटरवल पे, जैसे सर्दी है तो एक रेगुलर इंटरवल पे तो आएंगी,
और पीरियडिक होंगी, रिपीट भी होंगी हर साल। सीजनल में भी quadratic, monthly, weekly, daily, etc. depending on the type of the ability. For example, sale of ice cream increase in summer season, sale of raincoat increase in the rainy season. ये सब तो पुराने जमाने के एग्जाम्पल। सीजनल वेरिएशन ड्यू टू द नेचर फोर्सेस, नेचुरल फोर्सेस। तो मैंने बता ही दिया कि नेचर की वजह से टाइम सीरीज वेरिएशन अराइज ड्यू टू चेंज इन सीजन और वेदर कंडीशंस एंड क्लाइमेट चेंजेस आर नोन एज द सीजनल वेरिएशन ड्यू टू द नेचुरल फोर्सेस, जैसे सेल ऑफ अम्ब्रेला, आइसक्रीम, एसी। डिमांड ऑफ एसी गोज अप इन समर, आजकल खूब एसी बिक रहे हैं। सीजनल वेरिएशन ड्यू टू द मेन मेड, ये हमने अपने अकॉर्डिंग बनाया। वेरिएशन इन टाइम सीरीज अराइज ड्यू टू चेंज इन फैशन, हैबिट, टेस्ट, कस्टम, है ना। पीपल इन द सोसाइटी आर कॉल्ड सीजनल वेरिएशन ड्यू टू द मेन मेड कन्वेंशन। फॉर एग्जांपल, our country say our country sale of gold clothes goes up as the marriage season and festival season। ये इसका डेटा दिखा दिया भाई। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये मई में जो भी डेटा है, ये मई क्या है, ये बैठेगा मई से जून, मई क्या सो बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। तो ये एक सीजनल का एग्जाम्पल है। अब साइक्लिक कंपोनेंट है। साइक्लिक तो साइक्लिक बनेगी, देखो ये की साइकिल ऐसे। जनरली साइक्लिक कंपोनेंट एक बिजनेस में देखा जाता है। द ऑसिलेटरी वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ द टाइम सीरीज डेटा विद ए पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मोर देन 1 ईयर। है तो ये सीजन की तरह से ही, आप सिंपल लिख सकते हो सीजन वाली डेफिनेशन ही। द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ द डेटा अकर एट ए रेगुलर और पीरियडिक मैनर विद, तो विद इन 1 ईयर है, ये मोर देन 1 ईयर है। सीजनल क्या, जो साइक्लिक है वो मोर देन 1 ईयर होगा, ये विद इन 1 ईयर है। ये दोनों में डिफरेंस है। साइक्लिक कंपोनेंट, वन ऑसिलेशन पीरियड इज कॉल्ड वन साइकिल। जो एक शुरू करो और जब तक ये पूरा ना हो जाए, इसको हम कहेंगे एक साइकिल। तो कहाँ पूरा होगा भाई, जाके यहाँ पूरा हो गया एक साइकिल। वापस यहाँ से चले और वापस कहाँ पे आऊं मैं, यहाँ पे एक साइकिल बैठेगा यहाँ पे, ठीक है, नहीं बैठेगा। देखो मैं बना दिया, ऐसे बना दिया साइकिल, यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, ये एक साइकिल बना, उसको एक लाइन बना लो बीच में, यहाँ से चला, यहाँ पे हमारा एक साइकिल बन गया। यहाँ से स्टार्ट करें, अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो ठीक है, यहाँ पे एक साइकिल बन रहा है, ठीक है, ठीक, नो प्रॉब्लम, ऐसे बन। तो अब इसमें ये जनरली क्या है, साइक्लिक वेरिएशन आर जनरली अकर्ड इन द कमर्शियल एंड इकोनॉमिक टाइम सीरीज इन विच लेंथ ऑफ साइकिल वुड वेरी फ्रॉम 2 to 10 years, so the cyclic variation is called the business cycle। अब बिजनेस साइकिल का सबसे अच्छा उदाहरण है, आपने देखा होगा कभी कभी क्या है, किसी कमोडिटी का रेट बहुत बढ़ जाता है। आजकल किस कमोडिटी का रेट बढ़ा हुआ है? एसी का। एसी का नहीं, मैं एग्रीकल्चर में पूछना चाहता हूँ। एग्रीकल्चर सर वीट। वीट का तो इतना खैर खास नहीं बढ़ रहा, पर अगर मैं ऑयल की बात करूँ, कौन सा ऑयल, रिफाइंड, है ना, इनके रेट, नॉर्मल रेट इनका जनरली 70-80 रहा करता था, पर अब ये 200 के आसपास या 150 के आसपास मूव कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि कुछ तो चीजें होती हैं कि भाई गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर दे कि जैसे उसने एक्सपोर्ट बंद कर दिया तो रेट तो फिर बढ़े रहेंगे हमेशा। पर कभी कभी क्या होता है एग्रीकल्चर में कि अब देखा कि भाई इस बार क्या हुआ कि भाई मान लो कोई वेजिटेबल ही है, प्याज के रेट आपको शायद याद हो कि एक बार प्याज बहुत महंगा हो गया। तो जो एग्रीकल्चर के लोग हैं उन्होंने देखा अरे प्याज तो बहुत महंगा बिक गया, मैं लगा लेता अपने खेत में तो मुझे भी इतने पैसे मिलते। फिर क्या हुआ, अगले साल सबने प्याज लगा दिया, सब और छोड़े सबने प्याज लगा दी। अब क्या हुआ, उससे प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। अब प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा, वैल्यू डाउन हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये एक साइकिल बनती चली जाती है। अब मैं इसका सिंपल उदाहरण दूंगा। तो पहले तो ये बढ़ता है, बढ़ने के बाद फिर कम होना शुरू हो गया, फिर डाउन आता है, डाउन चला गया, फिर ये दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ तक इसलिए इसको एक कंप्लीट साइकिल कहा। ठीक है, तो जनरली ये बिजनेस में ही हम लोग इसे अप्लाई करते हैं। इसके बारे में बहुत कुछ है, पर मैंने बहुत शॉर्ट, क्योंकि सारे कंपोनेंट लिखने हैं और 5 मार्क्स का आएगा,
तो उसी हिसाब से इसको फिर छोटा छोटा ही कर दिया और बस थोड़ी थोड़ी बातें ही करी सबके बारे में। अब लेते हैं हम रैंडम और इरेगुलर। रैंडम तो आप जानते हो जिसका कोई पैटर्न ही नहीं है, जैसे कोविड आ गया, कोविड आने से सारी फैक्ट्री बंद हो गई, तो वहां पे तो भाई प्रोडक्शन टी टाइम पे जीरो हो गया एकदम से ही, क्योंकि सारी फैक्ट्री बंद हो गई। तो जो जिसका कोई टाइम नहीं है और किसी भी कभी भी आ सकता है, तो उसको कहेंगे हम इरेगुलर और रैंडम वेरिएशन। द वेरिएशन एट द टाइम स्टेज व्हिच डू नॉट रिपीट इन ए डेफिनेट पैटर्न are called regular variation or irregular components of change. We cannot think their time of occurrence, direction, magnitude. These variations usually occur due to the earthquake, floods, war, accident, etc. Okay, तो ये मेरे क्या है, चार कंपोनेंट है टाइम सीरीज के। तो टाइम सीरीज क्या है मेरी, अगर मैं कोई डेटा टाइम के अकॉर्डिंग मेजर कर रहा हूँ with reference of time, then it's called time series. It has four component: trained, seasonal, cyclic and irregular. trained मेरे long वेरिएशन को बताता है कि डेटा मेरा इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। सीजनल मेरा सीजन की वजह से जो वेरिएशन बनेगा उसको सीजनल वेरिएशन कहेंगे, और साइक्लिक को हम मोर देन 1 ईयर कहेंगे। और इरेगुलर का मतलब हो गया कि जिसका कोई भी पैटर्न नहीं होगा, और ना ही हम उसके टाइम को बता सकते हैं, ना ही उसकी मैग्नीट्यूड को बता सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते, फोरकास्ट नहीं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है मूविंग एवरेज का। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो मूविंग एवरेज का हेलो हाँ जी, सर, मैं कह रहा हूँ ये मूविंग एवरेज मेथड लास्ट टॉपिक है क्या? सुबह 8 बजे से क्लास स्टार्ट है सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तो अभी बंद कर देते हैं क्लास, मुझे क्या नहीं पता। बंद नहीं, आप यहाँ तक पढ़ा दो ना, चलो, मूविंग मूविंग एवरेज एवरेज तक पढ़ा मेथड। देता हूँ, मूविंग एवरेज। ठीक है, ओके सर। मुझे नहीं पता था भाई तुम्हारी क्लास कब से चल रही है। मेरी भी क्लास सुबह चल रही है, आज पता है तुम्हें। मैंने कब से क्लास, अनेक तो है भाई, तीन तीन चलो खाली मूविंग एवरेज पढ़े थे, बाकी कल पढ़े। मूविंग एवरेज बहुत आसान है, पढ़ा देता हूँ। मूविंग एवरेज क्या है, ये एवरेज तो पढ़ा है आपने, एवरेज क्या है भाई बताओ, कोई मीन क्या होता है। एवरेज मतलब मीन जनरल, अगर जब भी हम जनरल कहीं और सेंट्रल टेंडेंसी के अलावा हम कहीं भी बात करते हैं तो एवरेज का मतलब मीन होता है। वहां पे एवरेज का मतलब मीन नहीं है, वहां पे एवरेज का मतलब है मीन, मीडियन, मोड, कुछ भी। हेलो हम्म, सर, एक बुरी कंडीशन और एक पॉजिटिव कंडीशन, दोनों कंडीशन के बीच वाली चीज। एवरेज। चलो, और वैसे हम कैसे डिफाइन करते हैं एवरेज को, सबको हम ऐड कर देते हैं और डिवाइड टू से बाय डिवाइड, टू से डिवाइड, डिवाइड। टोटल नंबर्स। टोटल नंबर। तो एवरेज तो समझ में आ रहा है। अब मूविंग एवरेज लिख दिया इसने, यानी मूविंग का मतलब क्या हुआ, मूव करते हुए। तो क्या हम भाई आज यहाँ मीन, उस डेटा का मीन तो यहाँ निकालें, कल को क्लास में जाकर निकालें, परसों को घर जाकर निकालें, ऐसे मूव करते निकालें? नहीं, यानी हम डेटा को मूव करते हुए एवरेज निकालें तो इट इज कॉल्ड द मूविंग एवरेज। अब डेटा को मूव कैसे करना है, डेटा को मूव करना है कि मान लो उसने कहा कि 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालो, तो पहले हम शुरू का 3 का निकाल देंगे। ठीक है जी, तीनों को जोड़ेंगे, 3 से डिवाइड करा, मूविंग एवरेज पहले उसका तैयार। अब दूसरा निकालना है तो पहले 3 यूनिट का निकाला था, पहले को छोड़ देंगे, अगले वाली ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम एक एक छोड़ते रहेंगे, अगले वाली को लेते चले जाएंगे, तो इट इज कॉल्ड द मूविंग एवरेज। पर बच्चे क्या करते हैं, शुरू की 3 ले ली, उनको छोड़ दिया तीनों को ही, फिर अगली 3 पकड़ ली, फिर उन तीनों को छोड़ दिया, फिर अगली 3 पकड़ ली, उनका निकालते, तो वो तो हो गया गलत। जनरली जो बच्चे पढ़ के नहीं जाते वो ऐसे करते हैं एग्जाम में। हमें क्या करना है, एक एक को छोड़ना है, एक एक को छोड़ना है, एक एक को बढ़ाना है। चलो अब पढ़ते हैं, पहले सिंपल मैं क्वेश्चन निकालता हूँ, फिर पढ़ेंगे बाद में आगे। ये हमारा कैलकुलेट 3 ईयरली मूविंग एवरेज ऑफ द डेटा। टाइम से डेटा तो टाइम तो देगा ही, ये टाइम ये दिया, बहुत पुराना एग्जाम्पल है, 81 का दिया हुआ है। चलो, अभी 3 ईयरली कहा है, तो सबसे पहले डेटा को भाई अरेंज कर लो ऐसे। अब 3 ईयरली कहा तो 3 साल का थोड़ी करेंगे हम एवरेज, हमें तो जो आउटपुट है उसका एवरेज करेंगे। तो तीनों को जोड़ो, 17, और जो 3 का सेंटर है वहां पुटअप कर दो। इन तीनों का सेंटर क्या होगा, 22। हाँ, 22 के सामने इन तीनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 3 कर दिया तो 19 आ गया। अब इसे छोड़ दो भैया पहले वाले को, तो अब नेक्स्ट 3 ले लो, ये यहां से इनको जोड़ो और मिडिल में पुटअप कर दो अगले वाले में, ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे। तो जितनी ऊपर छूटेंगी उतनी नीचे छूटेंगी, ऊपर एक लाइन छूटी तो नीचे भी एक लाइन छूटेगी। तो इट इज कॉल्ड द 3 ईयरली मूविंग एवरेज। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, बताओ कुछ है इसके अंदर, पता हो तो आप बिल्कुल आराम से कराओ। और इसको प्लॉट करने के लिए भी आता है, तो प्लॉट करना है तो प्लॉट कर देते हैं भाई। प्लॉट कैसे करेंगे, यहाँ पे तो ईयर ले लिया, 976, फिर 77, 78, 79,
और भाई 80 81 तो 70 सॉरी 70 पहले डेटा को प्लॉट कराता है, 76 पे 70 17 यहाँ भी होगा, यहाँ प्लॉट कर दिया। फिर है 22 मान लो यहाँ है, यहाँ प्लॉट कर दिया। तो पहले तो इसे कह रहा है डेटा को प्लॉट करो, अब ट्रेंड वैल्यू को प्लॉट करो। तो ट्रेंड वैल्यू कितनी है, 77 के सामने भैया 19 है, तो 77 के सामने 19 यहाँ पे मान लो, यहाँ पे है तो यहाँ पे आ गए। फिर क्या है, 78 के सामने 22 है, 77 के सामने 22 जहाँ पे, इनको लाइन से दिखा दिया, इनको ऐड करते हुए दिखा दिया, इनको वैसे दिखा दिया। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई इसको प्लॉट भी करो। तो सर एक क्वेश्चन है, हम्म। आप इवन नंबर का एवरेज बोलेंगे जैसे 4 हाँ मूविंग वो भी एवरेज। सिखाऊंगा। जनरली आपके यहाँ पे ओड ही आता है, पर फिर भी इवन का भी सीखना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, चलो अब इवन का सीखते हैं। तो ये तो समझ में आ गया ना, 3 ईयरली तो यस 3 सर। ईयरली 5 ईयरली का सेंटर, क्योंकि हमें वैल्यू सेंटर पुटअप करनी होती है। और भाई ओड का तो ठीक है, अगर मान लो नंबर ऑफ 5 है 3 है तो सेंटर 3 होगा या 2 या 3rd होगा। अब मान लो पूछ ले 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकालो, ये ट्रेंड के लिए है, ट्रेंड निकालते हैं इसके हेल्प से। कैसे निकालते हैं वो हम बाद में बात करेंगे। ये मेरा है 4, अब इसके सेंटर में वैल्यू रखनी है। अब भाई सेंटर तो है ही नहीं, कोई सा भी बैठ रहा है, इन दोनों के बीच में बैठ रहा है, या तो कहाँ रखूं वैल्यू। यस तो क्या करते हैं हम इसमें, अगर हमें ओड इवन के लिए कहता है तो हम पहले देखो मैंने लाइन छोड़ के बनाया, तो भाई मैंने इनके बीच में ये लाइन खाली कर ली और यहाँ मैंने इसको निकाल दिया। फिर इन चारों को जोड़ूंगा और क्या करूंगा, चारों को ऐड करके डिवाइड बाई 4 कर दिया, ये आ गया। फिर अब क्या करूं मैं, इसको छोड़ देता हूँ और इन चारों को ले लिया। इसका सेंटर कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ निकाल दिया। ऐसे सेंटर निकाल चले गए। अब पर ये तो किसी ईयर के सामने आनी चाहिए थी वैल्यू, यहाँ तो कोई भी ईयर नहीं है। तो इसके लिए इसको सेंटर्ड करना पड़ेगा। तो सेंटर्ड करने के लिए इन दोनों का अगेन हम मूविंग एवरेज निकालेंगे, जैसे पहले निकाला ऐसे अगला फिर एक बार एक स्टेप और चलाना पड़ेगा। तो यानी इन दोनों का दोबारा, अब 2 ही वैल्यू हैं तो किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। ये आगे सेंटर में, इन दोनों सेंटर क्या हो गया, अब आया सेंटर, देखो ये आगे। ऐसे ही इन दोनों को पहले छोड़ दी, अब अगले वाली, यानी हमें 2 बार मूविंग एवरेज निकालना पड़ेगा अगर हमारे पास इवन नंबर का इवन। मूविंग एवरेज। ठीक है सर। और आप एग्जाम में एक लाइन छोड़ के करना तो आपको अच्छा मतलब आराम से पता भी चल जाएगा कहाँ पुटअप करना। जितनी ऊपर छुटेंगे उतनी नीचे छुटेंगी, ये फंडा ही है। जितनी आपने ऊपर लाइन छोड़ोगे उतनी लाइन नीचे छोड़नी पड़ेगी। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, तो आसान था और एग्जाम में 101%। 10 नंबर का क्वेश्चन भी, मतलब 5 नंबर की थ्योरी पूछ लेते हैं, 5 नंबर का ये क्वेश्चन डाल देते हैं। अब इसमें 1-2 क्वेश्चन और है वो और कराऊंगा कभी, क्योंकि मुझे तो सारा कराना है। पता चला इस बार टीचर का मूड बदल गया, भाई बहुत दे लिया मूविंग एवरेज, अब कुछ और देता हूँ, तो वो भी कराऊंगा क्योंकि कुछ छूटना नहीं चाहिए ना। चल बस इतने रखें, लैब कराऊं या कल करेंगे, कल। कल करें चल। तो कल हम इसको लैब में करेंगे कि किस तरह से हम रिग्रेशन बनाएंगे। पहले रिग्रेशन ही करा देता हूँ सीधा, क्योंकि अभी आपका आज तो पढ़ा ही है आपने रिग्रेशन, और किस तरह से हम टाइम सीरीज करेंगे। तो कल हम, आप किसी ने, आप जो है डाउनलोड कर लें क्वेश्चन पेपर इसके लैब वाले, और हम उनको फिर सोल्व करेंगे यहीं बैठ के। ठीक है, तो कल पहले लैब करेंगे फिर थ्योरी पढ़ेंगे। ओके सर। ओके, गुड नाइट, ओके, थैंक यू सर। बाय।